अच्छा, हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे यहीं से शुरू करते हैं। वो कह रहा है कि लॉरी ऑफ मास 18,000 kg is traveling along a straight road on a horizontal section of the road. The power of the lorry engine is constant. There is a constant resistance to the motion जो 1600 है. The steady speed of the lorry can maintain this engine अगर उसका पावर जो है वो P है. तो स्टेडी स्पीड का मतलब यही है कि आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही. तो कांस्टेंट स्पीड का इफेक्टिवली मतलब क्या होता है कि आपकी एक्सेलरेशन जीरो है. ठीक है. तो अगर आपकी एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब हुआ कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू जीरो है. ठीक है. और आपको फॉरवर्ड फोर्स नहीं दी हुई उन्होंने, आपको सिर्फ बैकवर्ड फोर्स दी हुई है विच इज 1600. तो फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू 1600. ये आपकी फोर्स आ गई. अब आप यहां से पावर निकाल लें. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ वी. तो फोर्स आपके पास 1600 है. वी आपके पास गिवन है 30. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें. 48,000 लिखना चाहें तो 1000 लिख लें. किलो वॉट लिखना चाहें तो किलो वॉट लिख लें. वो आपकी अपनी मर्जी. ठीक है. सेकंड में कह रहे हैं कि एट एन इंस्टेंट आपकी स्पीड जो है अब वो 16 मीटर पर सेकेंड हो गई है. ठीक है. और अब जो आपकी फर्स्ट पार्ट वाली इंफॉर्मेशन थी वो तो नहीं, लेकिन आपकी जो हेड पार्ट वाली इंफॉर्मेशन है वो डेफिनेटली यूज हो सकती है. आगे वाली इंफॉर्मेशन भी जो है उसको देखना पड़ेगा कि यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो पढ़ लेते हैं. तो वो कह रहे हैं कि इट्स इंजन इज वर्किंग एट अ पावर ऑफ 40 किलोवाट नाउ. ठीक है. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द लॉरी. तो दैट मीन्स कि आपकी जो बैकवर्ड फोर्स है वो अभी भी कांस्टेंट है. ठीक है. तो बैकवर्ड फोर्स जो है वो अभी भी 1600 है. तो आपने वही करना है कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए. ठीक है. अब आपके पास बैकवर्ड फोर्स तो गिवन है विच इज 1600. मास भी आई थिंक आपको गिवन है विच इज 18,000. एक्सेलरेशन आपने निकालनी है बट आपके पास फॉरवर्ड फोर्स भी नहीं है. अब फॉरवर्ड फोर्स के लिए ही तो उसने आपको पावर की वैल्यू दी हुई है. तो पावर इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. पावर की वैल्यू 40,000. फॉरवर्ड फोर्स आपको नहीं पता. स्पीड की वैल्यू 16. तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए 40,000 को डिवाइड कर दें 16 से. तो क्या आंसर आता है? मुझे प्लीज आंसर बता दो. सर 2500। 2500. तो आपके पास फॉरवर्ड फोर्स जो है वो 2500 न्यूटन आ गई. अब इसको यूज करके अपनी एक्सेलरेशन निकाल लें. तो 2500 माइनस 1600 डिवाइड बाई 1800 कर दो. वो भी बता दो. 0.5। तो आपकी एक्सेलरेशन 0.5 होगी. ठीक है. बी पार्ट देखो. अब वो बी पार्ट में कह रहे हैं कि लॉरी हैज रीच्ड अ स्पीड ऑफ 16 नाउ. It begins to ascend a section of the road which is inclined at an angle alpha. ठीक है. और स्पीड उसकी कितनी है इसके लिए? 20 मीटर पर सेकेंड. द इंजन नाउ वर्क्स एट अ पावर ऑफ
120 kilowatt, which means 120,000 watts. There is no change in the speed of the lorry. नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द लॉरी का दोबारा मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन आपकी जीरो है। ठीक है। कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स अभी भी उतनी ही है आपके पास। तो अब आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखें तो इस इंक्लाइन प्लेन पे आपका जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। ये आपके वेट का दूसरा कंपोनेंट है और ये आपके वेट का कंपोनेंट है जो अलोंग द प्लेन लग रहा है। तो रेजिस्टिव मोशन में सिर्फ आपकी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं होगी, आपका जो वेट का बैकवर्ड्स कंपोनेंट है वो भी कवर होगा। तो पहले फॉरवर्ड फोर्स निकाल लेते हैं। पावर इज इक्वल टू एफ वी। एफ इज इक्वल टू 120,000 डिवाइडेड बाय 20। तो आई थिंक ये बनता है 6,000। 6,000 न्यूटन जो है वो आपके पास फॉरवर्ड फोर्स हो गई है। ठीक है। तो फॉरवर्ड फोर्स इज 6,000। बैकवर्ड फोर्स आपके पास 1,600 और बैकवर्ड फोर्स आपके पास वेट का कंपोनेंट इक्वल्स टू जीरो क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो थी। इसको मूव अराउंड कर लें। 6,000 सब्ट्रैक्ट 1,600 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इक्वल्स टू साइन अल्फा। डब्ल्यू की वैल्यू हमें उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी कि 18,000 आपका मास है। तो 18,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपकी डब्ल्यू बन जाएगी। अब यहां से रीअरेंज, तो अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साइन इनवर्स ही करना है। तो निकाल के जरा अल्फा की वैल्यू बता दो कि क्या बनती है डिग्रीज में, रेडियंस में नहीं। 1.4। 1.4 एंगल बनता है। राउंड ऑफ करके बताया है या क्या सीन है, एग्जैक्ट यार? हाँ जी, 1.4007। अच्छा बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भाई हारिस के अलावा कोई और भी कैलकुलेटर निकाल सकता है, मसला कोई नहीं है। सर 1.4 ही है। 1.4007। ठीक है। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, एक दफा नजर मार लो, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। सर पेपर कौन सा है? हादी जो उस दिन कर रहे थे, आई थिंक मई जून 4 1 था। ठीक। हेलो भाजी, क्या हाल है? लेट हो गए? जी सर, वो मेरा जूम जरा तंग कर रहा था। अच्छा, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इसमें वो कह रहे हैं कि आपका पार्टिकल है ऑफ मास m के जी, उसकी स्पीड है u, मोमेंटम इज गिवन एज 4 न्यूटन सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 16 जूल्स। ठीक है। आपने उसकी u की वैल्यू निकालनी है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है विच मींस 1/2 mv² की वैल्यू आपको गिवन है 16। ठीक है। आपको मैथ्स भी नहीं पता, तो मोमेंटम से वहां पर दूसरी इक्वेशन निकाल लें। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू, आप पी मसला नहीं, मोमेंटम इज 4 और मास आपको दोबारा नहीं पता और स्पीड आपको दोबारा नहीं पता। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली जो है सॉल्व करने से आपका जो सोल्यूशन है वो निकला है। ठीक है। हम करते हैं यहां से, तो सर आ लेते हैं 4/v।
इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/2 4/v इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। v और v कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और 4 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से v की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। और इसी v से अब वो दूसरे वाला निकाल लें, विच इज m की वैल्यू। तो m इज इक्वल टू 4/8। तो यहां सॉरी 4/8। तो मास की वैल्यू 0.5 kg आ गया। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। जी भाई, कोई क्वेश्चन? कोई भी नहीं? हादी, कोई मसला? कोई नहीं। नो सर। अच्छा, आगे जो आगे में वो कह रहे हैं कि P is now projected on a smooth horizontal surface with a speed of v directly towards a particle q of mass 1.5 kg which is stationary। तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है P और ये ऑब्जेक्ट है Q। Q का मास है 1.25 kg। ठीक है, और वो स्टेशनरी है, दैट मीन्स उसकी इनिशियल स्पीड 0 है। और P की उन्होंने हमें इनिशियल स्पीड नहीं बताई हुई, उन्होंने बस यही कहा हुआ है कि वो V से प्रोजेक्ट कर दिया था उन्होंने। वो कह रहे कि आफ्टर P एंड Q कोलाइड, तो आफ्टर कोलिजन जो P है उसकी न्यू स्पीड W हो जाएगी, और जो Q है उसकी न्यू स्पीड 2W हो जाएगी। आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, विच इज 25 जूल्स। ठीक है, अब अगर तो आप इसे लॉस की तरह ट्रीट करना चाहते हो तो प्लीज यहां पर नेगेटिव साइन लिखना मत भूलिएगा। बट अगर आप इसे सिर्फ चेंज की तरह आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो फिर सिंपल 25 जूल्स वुड बी गुड इनफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मोमेंटम लगा लेते हैं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 u2। ऊपर वाले का मास हमने 0.5 निकाला हुआ था, तो 0.5 के मास से उसने प्रोजेक्ट किया था विद स्पीड ऑफ v। और दूसरे वाले का मास 1.25 है और वो इनिशियली बिल्कुल रेस्ट पे। जो 0.5 वाला मास है विच इज p, आफ्टर कोलिजन उसकी स्पीड w होगी है। जो 1.25 है उसकी स्पीड आफ्टर कोलिजन 2w होगी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये पूरी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो 0.5v इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5 बनता है, 2.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये 3w हो जाएगा। और यहां से v की सॉरी 3w हो जाएगा, यहां से v की वैल्यू 6w आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन जो है वो निकला है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, और उसके बाद उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बिफोर कोलिजन आपकी कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, 1/2, मास आपका 0.5, स्पीड आपकी v स्क्वायर। अब बिफोर कोलिजन में आपका सेकंड ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, तो अगर आप लिखना चाहते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख लो, बट उसकी v की वैल्यू 0 होगी, तो हेंस उसकी काइनेटिक एनर्जी का वो वाला पार्ट 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर
इफ यू वांट टू सब्सटीट्यूट ये, तो अभी ही कर लो। 6W को सब्सटीट्यूट करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इवेंचुअली सिंप्लीफाई होने के बाद ये आई थिंक 9W² बन जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है। और आफ्टर कोलिजन का मतलब ये है कि जो आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, 0.5 वाला वो W की स्पीड से मूव कर रहा था, प्लस 1/2। 1.25 वाला वो 2W की स्पीड से मूव कर रहा था। इसको सिंप्लीफाई करें, फ्रैक्शंस में सिंप्लीफाई करने क्या बनता है, 0.5। जिसके पास अगेन दोबारा कैलकुलेटर है तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्लीज सिंप्लीफाई कर दो, उसको इग्नोर कर दो। 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1.25 इंटू 2², ये बनता है 2.75। 2.75W²। ठीक है। ये आपकी आफ्टर की होगी। ठीक है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसे चेंज बना के करना चाहते हो तो चेंज बना के कर लो, बट अगर आप इसे लॉस की तरह ट्रीट करना चाहते हो तो इसमें दो मेथड बन जाएंगे, एक M1 कर देते हैं, एक M2 कर देते हैं। अगर लॉस की तरह ट्रीट करोगे तो 2.75W² माइनस W² मस्ट बी इक्वल टू -25, जो कि लॉस था उसका। बट अगर चेंज की तरह ट्रीट करना चाहते हो तो 9W² माइनस 2.75W² इज इक्वल टू 25। तो अपनी मर्जी है, इसको जैसे मर्जी देख लो कि कैसे करना है। ठीक है। इधर वे आपका आंसर जो है 9 माइनस 2.75 6.25 होता है, तो 25 डिवाइड बाय आंसर 4 बना। W² इज इक्वल टू 4। W की वैल्यू आई +-2। ठीक है। अब +-2 जो है वो तो हम W की वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि सारे आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो 2 मीटर पर सेकेंड इज गोइंग टू बी द फाइनल वैल्यू फॉर W। अब V की वैल्यू भी उसने निकालने का कहा है। V के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे, तो V इज इक्वल टू 6 × 2, V इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। दोबारा देख लें, जूम आउट कर रहा हूं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बट वैल्यूज कम थी और वेरिएबल्स ज्यादा थे। सर 25 को अगर पॉजिटिव या नेगेटिव लें हमारा आंसर एक ही आएगा। अगर क्या करें, 25 को अगर हम नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, फाइनल आंसर तुम्हारा नेगेटिव एक ही आएगा। फाइनल आंसर 25 एक जो आएगा, है, लेकिन अगर डायरेक्शन वो, उल्टी कर दी ना भैया आपने। अच्छा नहीं, वो M1 या M2 की बात कर रहे हो, जी उसकी बात करें। तो वो तो जाहिर सी बात है, आंसर सेम ही आना चाहिए ना, अदरवाइज तो मेथड गलत हो जाएगा। नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा ना। अच्छा, अब आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इट इज गिवन दैट कि प्लेन B to C जो है वो आपका स्मूथ है, आपने टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है अपनी स्ट्रिंग में। मैं क्वेश्चन चाहता तो पूरा पढ़ लेता, बट मैंने इग्नोर ही कर दिया, उसको पढ़ा ही नहीं चाह रहे तो। ठीक है। फोर्सेस पहले मार्क कर लें कौन सी बनेगी। सिंस स्मूथ सर्फेसेस हैं तो मैं रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, स्मूथ है ना, रेजिस्टिव फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका वेट बनेगा 6 न्यूटन्स और इसका वेट बनेगा 3 न्यूटन्स। ठीक है। इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लें। इसका ये वाला कंपोनेंट आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, जो होगा 3 sin θ। और सिमिलरली इस वेट का भी आपको ये वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ यही वाला कंपोनेंट चाहिए, विच इज गोइंग टू बी 6 sin 30। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहां पर आइडेंटिफाई कर देते हैं कि वेट ऑफ Q हमारे पास 6 न्यूटन है, जो हमने वेट का x कंपोनेंट लिया है विच इज 6 sin 30।
आई थिंक 6 sin 30 जो है वो 3 न्यूटन ही बनता है ना, सिंपल। WP आपके पास 3 न्यूटन था, और W का आपने जो x कंपोनेंट लिया दैट इज 3 sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है एज 0.4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कर दें, विच इज 1.2। आपने फोर्सेस अपनी ब्रेक डाउन कर ली। टेंशन दोनों के केस में टुवर्ड्स द पुली होगी, ठीक है। अब आप देख लें कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो होगी क्योंकि क्वेश्चन ने कहा हुआ है, विच मींस फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए होगा, ठीक है। और आई थिंक फोर्सेस से भी पता लग रहा है आपको कि Q इज गोइंग टू गो डाउनवर्ड्स, क्योंकि Q का वेट ही बहुत ज्यादा है, और P इज गोइंग टू गो अपवर्ड्स, ठीक है। तो पहले Q के अकॉर्डिंगली इक्वेशन लिख लेते हैं। Q के अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड इज 3 न्यूटन, बैकवर्ड इज टेंशन इक्वल्स टू एम ए, और P के अकॉर्डिंगली टेंशन इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड, वेट इज गोइंग टू बी बैकवर्ड्स, और मास ऑफ P एंड A, ठीक है। और अब यहां पर वो कर लें सब्स्टिट्यूशन। 3 - T, मास इसका 0.6 था, इसके केस में T -1.2, और इसका मास 0.3 था, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें क्योंकि T का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। वो जो याद है मैंने फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट वाला, वो यहां पर लग सकता है, बट इसमें आप फिर वेट के कंपोनेंट नहीं लोगे, उसमें आप ओरिजिनल वेट की वैल्यूज नहीं लोगे, उसमें इंस्टेड आप कंपोनेंट्स ले लोगे। ये टी कैंसिल आउट हो गया। 3 - 1.2 इज 1.8, और ये 0.9, यहां से ए की वैल्यू 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। टेंशन भी निकालनी थी, सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। T - 1.2, 0.3 इंटू 2, वहां से टेंशन की वैल्यू निकाल लें, वो 1.8 न्यूटन आ रहा है। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज होगी। प्लीज अपने फाइनल आंसर को बॉक्स करना मत भूलिएगा, आंसर स्पेस आपको दी नहीं होती, तो आपने खुद ही से आंसर स्पेस बना के उसको बताना है। जी, जूम आउट कर रहा हूं, कोई मसला मसाइल या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। वजी। हादी। जी सर। कोई मसला वजी। नो सर। नो शाहजेब, सर। कोई मसला। नो सर। हारिस। नो सर। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ना वो, अगर आपको वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस में इशू हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो ये वाला पूरा पेपर जो है वो मैंने सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए उठाया था, ठीक है। तो आपका वो वाला मसला जो है वो काफी हद तक रिजॉल्व हो सकता है, अगर आपको इशू आ रहा है कि आपको ये नहीं समझ लगती कि आपने दो ऑब्जेक्ट्स पे वर्क एनर्जी पावर कैसे अप्लाई करनी है। तो उसके लिए ये बहुत मजे का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सीधी सीधी बातें हुई हुई हैं, विच इज इजियर टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूं कि ऊपर वाली जो डायग्राम है उसको नीचे हम मूव कर लेते हैं, ताकि जब हम उसमें कोई नीचे वाली चेंज करें तो वो अफेक्ट ना करे हमें। अच्छा जी, ये हमने डायग्राम मूव कर ली। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज गिवन दैट बी सी जो प्लेन है आपका वो रफ हो गया। तो बी सी वाला प्लेन आपके रफ होने का मतलब यह है कि इंस्टेंटली इसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करने लग जाएगी, ठीक है। ये तो पहली अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स
व्हेन इट मूव्स 2 मीटर डाउन, तो क्यू आपका 2 मीटर डाउन मूव कर रहा है, ठीक है, 2 मीटर डाउन। तो इसके ऊपर जो आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स दी हुई है, जिसको हम वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं, वो 1.8 जूल्स है, ठीक है। हादी, अगर क्यू नीचे 2 मीटर मूव कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो पी 2 मीटर ऊपर मूव करेगा। पी आपका 2 मीटर ऊपर मूव करेगा। वेरी गुड हद। तो ये आपका हो गया 2 मीटर्स। ओके, अच्छा। वो कह रहे हैं कि आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि पी आपका पुली तक नहीं पहुंचा। अगर वो कुछ और कह भी देता है तो आई डोंट थिंक वी कुड हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली। अगर वो पुली को क्रॉस कर देता तब शायद हमारी कैलकुलेशन में फर्क पड़ता, बट अभी के लिए हमारी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि आप ये भी ज्यूम कर सकते हैं कि क्यू जो है ना वो नीचे सी पे रीच नहीं कर रहा। इसका इन दोनों को कहने का मतलब ये है कि आप, कोई बच्चा ये अज्यूम ना कर ले कि जी इंस्टेंटेनियसली आपकी स्पीड जो है ना वो जीरो होगी क्योंकि आप नीचे और ऊपर पहुंच गए। तो सिर्फ ये उसके लिए उसने ये सारी सिचुएशन बनाई है, ठीक है। अब एनर्जी मेथड निकालना है, लगाना है आपने। अब अगर तो आपने पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैं वो बिफोर आफ्टर वाला काम नहीं करता। मैं चेंज निकालता हूं और हम वर्क एनर्जी पावर की जो एक इक्वेशन है वही यूज करते हैं। तो पहले पी के लिए हम जीपीई निकाल लेते हैं, पी के लिए। और हमारा अभी के लिए कंसर्न भी नहीं होता कि गेन है ये लॉस है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बट जिस चीज से हमें फर्क पड़ता है वो ये है कि फॉर्मूला सेज एम जी डेल्टा एच, विच मीन्स आपने चेंज इन हाइट लेनी है, आपने लेंथ नहीं लेनी, विच मीन्स 2 मीटर इट सेल्फ इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। तो इफ 2 मीटर इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव तो हम क्या करेंगे, एच निकालेंगे। ये 2 है और ये थीटा। थीटा की वैल्यू चाहिए होगी यहां पर अनफॉर्चुनेटली। तो साइन इनवर्स ऑफ 0.4 कोई मुझे बता दे कि थीटा की क्या वैल्यू होती है, ताकि मैं क्वेश्चन कर सकूं। साइन इनवर्स ऑफ 0.4। 23.578। 23.58 कर लेते हैं, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें टेन थीटा लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा एच ओवर 2 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां से डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी 2 tan थीटा। हादी डाल दो कैलकुलेटर में, बता दो क्या आ रही है। 2 tan थीटा, थीटा 23.25 जो भी 0.872। 0.873, 9 है आगे। अच्छा, तो आपकी जीपीई यहां से बनी, मैथ आपका 0.3 है, जी की वैल्यू आपके पास 10 है, और हाइट की वैल्यू आपके पास 0.873 आ गई है, विच इज गोइंग टू बी 2.619 जूल्स। अगर किसी को जीपीई में कोई भी इशू है किसी भी किस्म का तो प्लीज पूछ लें। मोहित चौधरी साहब ने क्या कहा है? सर रिप्लाई अच्छा, नहीं आया। अच्छा, अब क्यू के लिए भी निकालना है। तो ये जब क्वेश्चन मैंने पहली दफा सॉल्व किया था ना, तो मैंने भी जल्दी जल्दी में एक फजूल सी हरकत ये कर दी थी कि मैंने क्यू के लिए हाइट की वैल्यू सेम यूज कर ली। तो प्लीज ये ध्यान रखो, दोनों के एंगल जो है ना वो डिफरेंट दिए हुए हैं। तो विच वुड मीन के क्यू की जो हाइट है वो डिफरेंट निकलेगी क्योंकि उसका एंगल डिफरेंट है। और माशाल्लाह, मैंने मैं तो अंधा हूं ही, मेरे साथ वाले बाकी भी अंधे ही हैं। हारिस भाई किधर सो रहे हो? या पता लग गया था, जान के नहीं बताया? हारिस, सर ये गलती वैसे आई थिंक मैंने भी कहीं पेपर में की है।
अच्छा, तो नोटिस नहीं की थी। नहीं। वेरी नाइस, हम दोनों एक ही जैसे फिर। हादी भाई, आपने भी सोकाटोआ मेरे वाले अप्लाई कर दिया, नोटिस ही नहीं किया। चलो, मैंने नोटिस कर लिया, खैर है। ये बनता है 0.3 इंटू 10। प्लीज़ भाई, ये जाग जाया करो, जल्दी जल्दी में इस तरह की गलतियां होती हैं। ये 4 हो गया। ओके। तो दूसरे वाले केस में ये एंगल है 30, ये है 2 मीटर्स, और ये है डेल्टा एच। तो इस दफा क्या होगा? sin 30 इज इक्वल टू 2/h/2, और यहां से h की वैल्यू 1 निकल आएगी, और इसका जीपीई 0.6 इंटू 10 इंटू 1, विच इज गोइंग टू बी 6 जूल्स। शाहजेब भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हादी भाई, आपको तो मेरी, अच्छा, शाहजेब को भी आ रही है जी। अच्छा शाहजेब, मुझे बताओ कि जो ऑब्जेक्ट पी है उसके लिए जीपीई प्लस होगी या माइनस होगी? माइनस। माइनस होगी, ठीक है। जी हादी भाई, शाहजेब साहब ठीक कह रहे हैं? सर मैंने वो क्वेश्चन नहीं सुना था। हादी जल्दी बोलो। सर मैंने वो क्वेश्चन मैं कह नहीं रहा हूं सुना कि था। ऑब्जेक्ट पी के लिए आपकी जीपीई पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सर पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होगी। वेरी गुड, शाहजेब भाई को भी सिखा दे थोड़ा सा। शाहजेब भाई, ऑब्जेक्ट पी ऊपर जा रहा है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो जीपीई गेन कर रहा है। आपने नेगेटिव करा के उसकी जीपीई लूज करवा दिया। और आपका जो ऑब्जेक्ट क्यू है वो नीचे जा रहा है, उसकी जीपीई नेगेटिव होगी। हारिस, के ई का क्या सीन होगा दोनों के लिए? जी हारिस भाई। सर पी की इंक्रीज होगी और क्यू की भी इंक्रीज होगी। वेरी गुड। दोनों की के ई जो है वो इंक्रीज होगी। के ई के केस में ऊपर नीचे का कंसर्न नहीं है। ऊपर नीचे का कंसर्न क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुए थे। तो रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि इवेंचुअली उन्होंने फिर स्पीड गेन ही की होगी। ठीक है। तो मास इसका था 0.3 v² विच इज 0.15 v²। इसका मास था 0.6 v² इज इक्वल टू 0.3 v²। करेक्ट? वजी भाई, अभी तक कोई मसला? नो सर। अच्छा, जो आपकी 1.8 जूल्स है वो सिर्फ एक ही साइड पर लग रही है, दूसरी साइड पर नहीं लग रही। जो आपकी रेजिस्टिव फोर्स की उन्होंने वो दी हुई थी आपको एनर्जी शुरू में क्वेश्चन में, तो वो आपकी सिर्फ एक साइड पर लग रही है, दूसरी साइड पर नहीं लग रही। ठीक है। अच्छा, अब हमारी वर्क एनर्जी पावर की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जी हादी भाई, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या होगा इस क्वेश्चन में? जी हादी भाई, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या होगा इस क्वेश्चन में? हारिस, आप बता दो बेटा। मेरी सर ये आवाज नहीं आ वाला रही? क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था मेरे से, तो ये अच्छा थोड़ा अच्छा। सा ऊपर कर। अच्छा अच्छा। हारिस, वर्क डन बाय जो ड्राइविंग फोर्स है वो इस केस में जीरो होगी। हम ड्राइविंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसिडर करते हैं, और इस पूरे क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं दी हुई, मतलब मैन अप्लाइड फोर्स कोई नहीं दी हुई, नेचुरल फोर्सेस दी हुई हैं। तो इट वुड मीन कि आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है
उसका वर्क डन 0 है। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने कहा है कि दोनों ही गेन करेंगी, तो दोनों को ही गेन करवा देते हैं। फिर आप लोगों ने कहा कि पीई जो है वो एक ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव है, विच इज 2.4 जूल्स। एक जो है वो लूज कर रहा है, विच इज 6 जूल्स। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑलवेज स्टेज पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको मूव अराउंड कर लें तो -6 +2.4 +1.8, ये बन गया -1.8, उधर जाएगा तो +1.8, ये बन गया 0.45 V²। यहां से आप इसको डिवाइड करो 0.45 से, 0.45 ही बनता ना। ये 0.45 ही बन रहा है। एक दफा दोबारा चेक कर लें, मैंने कहीं कोई गलती अगर की है तो मुझे बता दें। सर पॉइंट फोर सर प्लीज फाइव एक ही दफा। बन रहा है। सर वर्क डन बाय ठीक है, फ्रिक्शन हमारा माइनस क्यों नहीं हो गया यहाँ पे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है हारिस, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं बाकी वैल्यूज को। हम्म ठीक है, एक ठीक होगी वैल्यू। दूसरी वाली वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। अ, ये बनती फिर है। सही हो। ओके, हाँ वो तुम लोग कह तो रहे हो ठीक है, मैंने कहा फिर भी एक दफ़ा चेक कर लूँ कि सब कुछ ठीक है। 3.6 ये दोनों बन रहे हैं, -1.8, ये भी ठीक है, ये भी ठीक हो गया। ओके 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 ओके। और अब जो है वो 0.45 से हमने डिवाइड करना है, तो ये एग्जैक्ट 4 आ रहा है। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये लो, ठीक है। जी हारिस भाई, आप पूछें, क्या पूछ रहे थे आप? नहीं, ठीक हो गया सर। ठीक है, ओके ओके ओके। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। सर आपने पी के लिए दो के ई क्यों निकाली है? वो नहीं, वो एक पीई की है, दूसरी एक पी की है और दूसरी क्यू की है। ओके। वो लेबलिंग मैंने वो उनको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों प्लस ही गेन कर रहे थे तो इसलिए। ठीक है, ये आपकी वी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, उसमें वो कह रहे हैं कि पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ x फ्रॉम o एट द टाइम s, वो ब्ला 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 दिया हुआ है। वो कह रहे हैं फाइंड द टाइम एट विच x इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट, hence find the total distance traveled by x between 0 to 16। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो रेस्ट पे कब आ रहा है। ये किसी ने क्वेश्चन ट्राई किया था, मैंने वैसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको होमवर्क में जरा कर लीजिएगा। हारिस सर ये मैंने ट्राई किया किया था, था हुआ था? लेकिन गलत हुआ था। ओ हाँ, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा है काम। हारिस हुआ था ये क्वेश्चन? सर नहीं हुआ था। ओके, ये डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो t की न्यू पावर 0.5 आ गई। इसको कर दिया, ये 6 आ गया। उसने कहा हुआ है कि रेस्ट, इंस्टेंटेनियस रेस्ट। तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट कहाँ पर होगा इसका? जब आपकी स्पीड की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 = 9/2, 0.5 -6, 6 उधर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो 12/9 t पावर 0.5। उसकी पावर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे,
अ, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लो, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की। अगर किसी को लग रहा है कि कोई गलती की है तो वो बता दे। अ, अगर नहीं की तो बस फिर जाने दें। और ये बनता है 4/3, 4/3 का स्क्वायर इज 16/9। ये टाइम की वैल्यू आ गई। करेक्ट हो गया। अभी तक तो मेरे ख्याल है किसी को कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा, ओके। अब वो कह रहे हैं कि आपने जो है ना वो टोटल टाइम फाइंड करना है विच इज फ्रॉम जीरो ऑल द वे टू, सॉरी, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है दैट इट इज ट्रेवल्ड फ्रॉम जीरो ऑल द वे टू 16। ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो उसने ये जो टाइम आपको निकलवाया है, बेसिकली इस टाइम पे आपके पास ब्रेकर ऐड हो जाएगा। ब्रेकर ऐड होने का मतलब क्या कि आपका इंटेग्रल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। आप 0 to 16 का इंटेग्रल जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है। आप उसको डायरेक्टली यूज क्यों नहीं कर सकते, ब्रेकर क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब स्पीड जीरो हुई उसके बाद यू हैव नो आइडिया कि आपका ऑब्जेक्ट जो है इट कंटिन्यू टू गो फॉरवर्ड और डिड इट गो बैकवर्ड्स। आपके पास इस चीज की कोई क्लैरिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए आप अपने इंटेग्रल को ब्रेक कर देंगे कि भाई ये आगे गया और ये पीछे गया। ठीक है। तो हम अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए कोई भी वो करने की जरूरत नहीं है कि आपको इंटेग्रल करना है या वो करना है। इंटेग्रल का मतलब ये था कि इंटरवल को आप ब्रेक कर देंगे, आपको डिस्टेंस की इक्वेशन डायरेक्टली उन्होंने दी हुई है। तो इसके अंदर डिस्टेंस के अंदर विच इज 3t⁻³ और -60। अगर मैं इसके अंदर प्लग इन करता हूं t इज इक्वल टू 16/9, तो काइंडली मुझे सॉल्व करके बता दें कि 16/9 प्लग इन करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ रहा है। 16/9 प्लग इन करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ रहा है। और अगर अभी तक इक्वेशन बनानी नहीं आती कैलकुलेटर पे तो प्लीज वो सीख लें। सर -32/9। वेरी गुड, हो गया। -32/9। अच्छा, ये आपका पहले इंटरवल का डिस्टेंस हो गया। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बेसिकली यूं चला है। 0 to 16/9 का एक इंटरवल है, 16/9 से 16 तक का आपका दूसरा इंटरवल है। ठीक है। अब दूसरे इंटरवल का डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसी के अंदर पहले सब्सटीट्यूट करोगे t इज इक्वल टू 16, उससे आपका टोटल डिस्टेंस निकल आएगा 0.16 तक। बट फिर आप उसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे t इज इक्वल टू 16/9 और आप दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। अब t इज इक्वल टू 16/9 पे हमें पता है कि कितना डिस्टेंस है, विच इज -32/9। इस पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है आपके पास, वो बनता है। तो भाई मैंने इक्वेशन ही मिटा दी, माशाल्लाह। अ, क्या नाम है उसका, कैलकुलेट 16। 96, 96 ही बनता है। किसी को दोबारा चेक कर रहे हो तो प्लीज वो भी कर दो। सर 96 96। माइनस -32/9 कितना बना। 96 माइनस -32/9, फिर एट नाइन्टी ये सिक्स बना ओवर नाइन 896/9। ठीक है।
अब आपका ये वाला डिस्टेंस आ गया 896/9, और आपका पहले गैप का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा +32/9। आपने सिंस टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आपका डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव करके यूज करेंगे। बट अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर यहां पर आपने उसको चीज को पॉजिटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि हम इस डिस्टेंस की वैल्यू को इंडिविजुअली यूज ही नहीं कर रहे, हम इसको एज अ इंटरवल के दरमियान वाली वैल्यू निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने वहां पर उसको एज इट इज लिया है। बट जब इसको यहां पर एज अ इंडिविजुअल वैल्यू कंसिडर करेंगे तो डिस्टेंस आपका नेगेटिव कभी नहीं होता। नेगेटिव का मतलब बस यही होता है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो इसलिए हमने उसको वहां पर 32/9 प्लस का यूज किया। तो अब आप 896/9 और इसके अंदर 32/9 आप ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 8, आगे क्या बनता है, 9 to 8 डिवाइडेड बाय 9 928 मीटर। ओवर। ये आपके पास फाइनल डिस्टेंस हो गया। जी भाई, ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था। जी क्वेश्चंस पूछे प्लीज। मुझे माइनस वाली बात नहीं समझ आई, वो जो आपने हादी माइनस आपका डिस्टेंस लिया। हादी आपका आपका डिस्टेंस कभी माइनस कौन सी वाली, वो जो मैंने 96 माइनस वो किया। जी मतलब आपने उसको माइनस, अगर वो माइनस हो ही नहीं सकता डिस्टेंस, आपने यूज क्यों किया था उसको माइनस में? यहां वाली जो वैल्यूज हैं, मैं बेसिकली ये कर रहा था हादी कि डिस्टेंस कैलकुलेटेड एट 16 माइनस डिस्टेंस कैलकुलेटेड एट 16/9। यहां पर मेरा पर्पस दोनों के इंटरवल के दरमियान वाला डिस्टेंस निकालना था। अब वो डिस्टेंस नेगेटिव निकले पॉजिटिव निकले इस पॉइंट में मेरा वो कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैं इंटरवल का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं। बट दूसरे वाले केस में मेरा इंटरवल जो है वो 16/9 और 0 है। मतलब यहां पर जो मैंने पहला डिस्टेंस निकाला है ये वाला, यहां पर बेसिकली मैंने डिस्टेंस निकाला है 16/9 और 0 में। उसकी वैल्यू जो है उस इंटरवल के डिस्टेंस की वैल्यू आई है -32/9। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है आदि, नहीं। तो इसलिए फिर मैंने उस वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव कंसिडर किया। ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के कर देता। वो तो मैंने इंडिविजुअली किया तो मुझे पता लगा कि वो नेगेटिव है। ठीक। अगर कोई